एसआईपी के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे हो सकती है और इसमें स्टेप अप एसआईपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब आप रिटायरमेंट एज अ गोल की बात करते तो हमें एक उल्टा कैलकुलेशन करना कि आपको 3 लाख रुपए प्रति माह चाहिए अगर 50,000 आज आपके लिए पर्याप्त है। आप 90 साल तक जिंदा रहेंगे, आप 60 में रिटायर हुए तो अगले 30 साल की तैयारी, तो 50,000 जो आज मुझे महीने का चाहिए वो 30 साल बाद 3 लाख हो रहा है, तो अगले 30 साल में वो 6 लाख होगा ना, तो वो 6 लाख की तैयारी मुझे करनी है। तो उसके लिए अगर उल्टा चले तो आपको एसआईपी शुरू करनी है मात्र 20,000 रुपये प्रति माह की एट द एज ऑफ 30। तो जब 30 साल तक आप 20,000 कर सकते हैं या करेंगे तो आपको ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत सक्सेसफुली आप पूरा कर सकते हैं। और अगर फायर जैसा आपके मन में है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जो आजकल के यंगस्टर्स को करना है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन आज ही करनी होगी और उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग शुरू करनी होगी। रिटायरमेंट के बाद वो रेगुलर इनकम में एसडब्ल्यूपी कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? जो हम सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वही है एसडब्ल्यूपी। वो हर महीने एक सोने का अंडा देती और वो आप उतना ही लेंगे जितनी आपकी जरूरत। आपके कॉर्पस में आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, मगर आपको पर्याप्त 6% है खाली। तो आप 6% के हिसाब से प्रति माह विड्रॉल लेंगे और अपने रोजमर्रा के खर्चे उससे चलाएंगे। और जब आपको मान लीजिए 10 साल हो गए रिटायरमेंट के, अब 3 लाख से नहीं चल रहा, अब आपको 4 लाख चाहिए, तो तब तक आपका कॉर्पस भी 7 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो जाएगा। तो आप उससे 6% निकालेंगे। यू नो, दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। जब भी आपको ये रियलाइज हुआ है कि अभी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, आप ऐसे चुनाव करें प्रोडक्ट्स को जो रिटायरमेंट के लिए बने हो और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे। बी अग्रेसिव ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज। मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है विल मेकिंग, एस्टेट प्लानिंग, कि आप अपनी विल यानी अपनी इच्छा से अपना पैसा किस तरीके से छोड़ के जाना चाहते हैं और उसके लिए नॉमिनेशन सही है कि नहीं, बिकॉज बहुत मर्तबा यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो भी एक ध्यान में रखने वाला पहलू है रिटायरमेंट प्लानिंग का। हेलो, नमस्कार। आप मनी गुरुकुल की स्पेशल इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज का हिस्सा हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कोशिश हमारी यही है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग, आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में हम एक मार्गदर्शक बनकर आपकी उंगली थामकर आपको आगे बढ़ाएं, बैक टू बेसिक्स की तरफ ले जाएं, हर पहलू से आपको वाकिफ कराएं। और आज हमारे साथ जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपसे जुड़ते हुए। और आज जिस विषय की मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक दौर था कि रिटायरमेंट को उम्र देखनी पड़ती थी। आज अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसलिए रिटायरमेंट के मामले में भी मेरे ख्याल से आप सभी को जो प्लानिंग है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चीज़ें डिकोड करनी है। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है रिटायरमेंट को लेकर वो यही है कि चाहे लोग अवेयर हों चाहे अवेयर ना हों, लेकिन एक गलती तो होती है, और वो गलती होती है कि रिटायरमेंट के बारे में सबसे आखिर में सोचना। इसे कितना बड़ा फ़र्क मानती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग में? प्रशांत जी, ये जो टॉपिक है आज रिटायरमेंट प्लानिंग, ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है। बिकॉज़ पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हम डेमोग्राफिक चेंजेस देख रहे हैं हमारे देश में, तो मुझे लगता है 25 साल पहले ये इतना बर्निंग गोल नहीं था, इतना ज़रूरी गोल नहीं था। बिकॉज़ जॉइंट फैमिलीज थी। आजकल तो पेरेंट्स ही साथ में हो तो जॉइंट फैमिली मानी जाती है। पहले भाई भतीजे 15-15 जन साथ में रहते थे, तो कौन रिटायर हो रहा है, कौन उनकी देखभाल कर रहा है, वो अंदर ही अंदर पूरा मैनेज होता था। उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं माना जाता था कि कोई रिटायर हो गया तो भाई साहब अब ये करेंगे क्या। जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, हमें अकेले रहना है और अकेले मैनेज करना है विद फाइनेंसेस पूरा। तो इसकी प्लानिंग अगर हमने जितनी जल्दी शुरू नहीं करी, उतनी ही उसके लिए ज़्यादा रकम भी जुटानी पड़ेगी और साथ ही हमें उतना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मान लीजिए आप 25 साल बाद रिटायरमेंट की बात करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, आप 35 साल के हो गए हो और आप सोचते हो कि मैं अब रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं,
तो 25 साल में शुरुआत करने के लिए आपको महीने के कम से कम 30,000 रुपये अलग रखने पड़ेंगे। और जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट करते हुए आपको कम से कम 3 लाख रुपए की तैयारी करनी है पर महीने, जो 50,000 में अभी चल जाता है, द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। वही अगर आप 30 साल पहले शुरू कर देते, 30 साल के थे और आप शुरू कर देते क्योंकि आपको 30 साल का समय मिल रहा है, तो आपको महज 20,000 रुपये पर महीने से आप शुरुआत कर सकते हो। जितना डिले करेंगे उतना आपकी जो अमाउंट आपको अलग रखनी है फॉर द गोल वो बढ़ती चली जाएगी। और साथ ही उसमें जो और इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज आएंगे और आपके जो बाकी गोल्स जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे वो ओवरटेक कर लेते रिटायरमेंट की, कि चलो ठीक है अभी तो दूसरे गोल्स आए हैं तो मैं रिटायरमेंट की बाद में शुरू कर लूँगा। इसलिए मुझे लगता है जितनी जल्दी जिस दिन कमाना शुरू करें उसी दिन से आप रिटायरमेंट की प्लानिंग भी शुरू कर दें। चलिए, तो अमूमन क्या होता है कि एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन यहाँ पर हमें शायद उस सवेरे का इंतज़ार नहीं करना है। हमें जब से हम शुरू कर रहे हैं तभी से हम अपना सवेरा मान लें और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लें। आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। इन्फ्लेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन का हम एक कैलकुलेटेड तरीका है जिसको हम अंदाज़ा लगाते हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस पर मतलब आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, थोड़ा और इसको विस्तार से बताएं, क्या असर पड़ता है और इससे रिटायरमेंट प्लानिंग पर किस तरह की चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? प्रशांत, रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ डीमन, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, पैसे को, आपकी ज़रूरतों को खा सकता है इन द सेंस, अगर मान लीजिए आपने रिटायरमेंट का मुद्दा समझ लिया कि मुझे रिटायरमेंट तो करना है, प्लानिंग शुरू पहले दिन से करना है, और अगर मैंने शुरुआत उसको करी ये सोच के कि आज मुझे कितना रकम चाहिए उतने की तैयारी मैं करूं, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। आप देख रहे हैं कि साल दर साल, इवन महीने दर महीने खर्च बढ़ते हैं, राइट? तो वो खर्च, आज मैं 30 साल का हूँ और मैं अगले 30 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, और आज अगर मुझे 50,000 रुपये इनफ है घर खर्च चलाने के लिए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करनी है अगर मुझे 30 साल के बाद, तो मैं अगर 6% इन्फ्लेशन की भी बात करूँ, जो मेरे हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, इन्फ्लेशन हर चीज़ के लिए अलग है, आप खाने पीने की चीज़ों के लिए तो 10% भी कम है, दवाइयों के लिए भी आपको इन्फ्लेशन अलग है। तो जो चीज़ों की अगर मैं इन्फ्लेशन पकड़ के चलती हूँ 6% मिनिमम, तो मेरी रिक्वायरमेंट 30 साल बाद होगी कम से कम 3 लाख रुपए प्रति माह टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वही इन्फ्लेशन 7% हो गई, तो आप अगर 7% की तैयारी करेंगे तो कम से कम आपको 3.5 लाख या 3,70,000 कम से कम तैयारी करनी होगी। वही अगर इन्फ्लेशन आप 10% मान के चलते हैं तो आपको कम से कम 6 लाख की तैयारी करनी होगी। तो ये तैयारी अभी से नहीं करी गई। इन्फ्लेशन को अगर आपने फैक्टर इन नहीं किया और आपने तैयारी, भाई आज 50,000 चाहिए, 50,000 तब चाहिए, आपके 10 दिन भी नहीं निकलेंगे। सही बात है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सेम लाइफस्टाइल, सेम डिग्निटी और सेम आपके सारे शौक और सेम तरह से आप जी सकें और ग्रेसफुली जी सकें, और साथ ही साथ आपका जो कॉर्पस है वो डिक्लाइन ना हो। बहुत ज़रूरी है एट दैट एज वेयर यू हैव दैट डिग्निटी इन यू कि हाँ मेरे पास जो चाहिए वो सब है, तो आप सर उठा के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं लाइव जो देख रही हूँ उसके साथ तारुफ करते हुए आपको बता सकती हूँ कि प्रशांत, जब आप यंग हैं, जब आप कमा रहे हैं, यानी फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आफ्टर अर्निंग, आप कोई भी चीज़, कोई भी गोल आपका अगर आपने नहीं भी प्लान किया वो किसी भी तरह पूरा कर लोगे। चाहे आप लोन ले लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप इधर उधर कुछ भी जुगाड़ करके कर लोगे, मगर रिटायरमेंट गोल में आप कोई जुगाड़ नहीं कर पाओगे, आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और ढलती उम्र है, जाती हुई शाम है आपकी लाइफ की, उसमें आपको लोन भी कौन दे देगा, और वो लोन दे भी दे आप चुकाओगे कैसे? तो मुझे लगता है बहुत अहम है ये पूरा गोल प्लानिंग करना, और इसके लिए इन्फ्लेशन अगर नहीं फैक्टर इन किया तो कोई आपके उस गैप को फिल नहीं करेगा। सो इन्फ्लेशन इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट सब्जेक्ट में, एंड साथ ही आज आपने जो रिटायरमेंट के लिए इन्फ्लेशन का फिगर पकड़ा है वो आप रिव्यू भी ज़रूर करें।
यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग टू। आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपके पार्टनर जो हैं उनकी हेल्थ कैसी रहती है, आप कौन से शहर में रह रहे हैं, हर चीज़ बदलती रहती है। तो जो टाइम एंड अगेन रिव्यू करने कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, उसका एक हिस्सा ये भी है कि आप इन्फ्लेशन भी रिव्यू करें। रिटर्न्स तो हम करते ही रहेंगे, लॉन्ग टर्म गोल है, रिटर्न्स तो बनने ही बनने हैं, मगर इन्फ्लेशन का फैक्टर आपको इस पर्टिकुलर गोल के लिए ज़रूर करना है। बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट बात ये है मैम कि आपने लिटरली जो एज फैक्टर है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है Yes. इसके साथ जुड़ा हुआ, आपका माइंड सेट, आपकी उम्र, कई सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आपने सामने रखा। और मेरे ख्याल से ये दर्शकों को रिलेट भी करेगी। जो लोग अर्ली रिटायरमेंट शुरू कर देते हैं, फायर जी, जिसे आजकल फायर तो हमें ये बताइए कि वो कई बार क्या है कि अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, इन सब के लिए बीच बीच में थोड़ा पैसा निकालते भी रहते हैं कि चलो भाई मैंने तो बहुत पहले कर ली है। तो ये कैसा इम्पैक्ट डालता है और इसको कैसे मैनेज किया जाए? आई थिंक यस, लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई और इमरजेंसी आ गई तो जो मेरा रिटायरमेंट के लिए ईयर मार्क करा हुआ फंड है उसमें से एक बार मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ और फिर मैं उसमें रिप्लेस कर दूंगा। बट बिलीव मी, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार आपने कोई एक इमरजेंसी में यूज़ कर लिया किसी दूसरे गोल का पैसा, तो वो कभी आई मीन होता होगा बट इट इज़ लिटिल टफ। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का चुनाव कर सकते हैं जहाँ थोड़ा बहुत लॉक इन है, राइट? कि जहाँ आपको पैसे निकालने की इतनी छूट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उस फंड को टच करने के लिए आप थोड़ा सोचेंगे, और जहाँ ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ ईज़ ऑफ रिडम्पशन है, वहाँ आप तुरंत आप रिडीम, लिक्विडिटी जहाँ पे ईजी है वहाँ आप कर लेंगे। तो मुझे लगता है हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि हम एनपीएस ले सकते हैं, जहाँ पर हालांकि अभी पीएफ आरडीए ने बहुत सारे ऐसे इजी लिक्विडिटी के उसमें फैक्टर्स डाल दिए हैं, बट स्टिल आपको पता है ये पेंशन फंड है, तो आप उसको लास्ट में छुएंगे। आप इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान्स में पैसा डाल सकते हैं, जहाँ भी लॉक इन है, यूलिप तरह के ले सकते हैं, जहाँ मार्केट के लिंक्ड भी है, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लॉक इन है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप लॉक इन वाले प्रोडक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने एक और भी लाइव एग्जाम्पल ऐसा देखा है कि जब आप उम्र के उस मुकाम पे हैं जहाँ पर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने बहुत अच्छी थिंकिंग करके आपने रिटायरमेंट, बहुत रिच रिटायर्ड हुए हैं, तो लोग आजू बाजू के लोग आपसे डिमांड करने आते हैं कि हमारी इमरजेंसी को आप पूरा करें, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। और तो जाने दीजिए, अपने बच्चे ही खुद हमें दे आस्क फॉर देयर इमरजेंसी कि अरे पापा मम्मी आपके पास तो बहुत पैसे, एक बार हमारे गोल के लिए आप पैसे दे दीजिए। एंड यू बीइंग इमोशनल, यू गिव अवे एंड देन यू आर लेफ्ट विद योर लॉस। सो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है लॉक इन होना टू सम एक्सटेंट। और पूनम जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब शायद मैं जिन एग्जाम्पल को मैं देखता आया हूँ या मैंने खुद अनुभव किए हैं, उन सारे चीज़ों को आपने अपने तजुर्बे में कह सकते हैं एक गूंथ कर और हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है। ज़माना नया है और इन्वेस्टर्स भी नए हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी, बातचीत करती होंगी। जाहिर सी बात है कि वो शायद एनपीएस या बाकी अगर रिटायरमेंट के टूल्स हैं उनको वो लास्ट में देखें, उसमें एसआईपी उनके लिए सबसे ऊपर हो। तो एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे हो सकती है, और इसमें स्टेप अप एसआईपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रशांत जी। एसआईपी अभी हमें लोगों को सिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स भी मैच्योर हो गए, इन्वेस्टर भी मैच्योर हो गए। अब वो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर एसआईपी की तो पैसा बनना ही बनना है, और अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जब आप रिटायरमेंट एज अ गोल की बात करते हैं तो हमें एक उल्टा कैलकुलेशन करना होगा। जैसे हमने इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन किया कि आपको 3 लाख रुपए प्रति माह चाहिए अगर 50,000 आज आपके लिए पर्याप्त है जी, और आपकी ज़्यादा कम है तो उस फिगर को आप रिकैलकुलेट कर लिए। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल के साथ, एडवाइजर के साथ बैठिए और वो कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट करिए। अब ये आप समझ लीजिए प्रशांत जी कि आप 30 साल बाद रिटायर होंगे, पर रिटायरमेंट पीरियड कितना चलेगा?
वो भी 30 साल चलेगा। 25 तो मिनिमम। आजकल के डॉक्टर्स आपको हेल्दी नहीं रहने देते मगर मरने भी नहीं देते। आप 90 साल तक जिंदा रहेंगे। आप 60 में रिटायर हुए तो अगले 30 साल की तैयारी, तो 50,000 जो आज मुझे महीने का चाहिए वो 30 साल बाद 3 लाख हो रहा है, तो अगले 30 साल में वो 6 लाख होगा ना। तो वो 6 लाख की तैयारी मुझे करनी है, राइट। सो जब 30 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास एक ऐसा सोने की मुर्गी होनी चाहिए जो ऐसा एक अंडा दे हर महीने, जिससे मेरा अगले 30 साल का हर महीने का खर्च इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिलता रहे और मैं डिग्निटी के साथ अपना इनकम भी आता रहे, वेल्थ भी ग्रो होता रहे और मैं अपने पीछे एक लेगेसी भी छोड़ के जाऊं। तो वो सब तैयारी करने के लिए जब हम उल्टा कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए अभी आज हम 30 साल के बंदे की बात कर रहे हैं और 50,000 के खर्च की बात कर रहे हैं अभी, तो जब हम बैक कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स टू एटलीस्ट 7 करोड़ का कॉर्पस मेरे पास होना चाहिए जिस दिन मैं रिटायर हूँ। तो जो सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी की बात करें, वो 7 करोड़ रुपए मेरे पास होने चाहिए, तब मेरा ये पूरा कैलकुलेशन एकदम सही बैठेगा। तो उसके लिए अगर उल्टा चले तो आपको SIP शुरू करनी है मात्र 20,000 रुपये प्रति माह की एट द एज ऑफ 30। तो जब 30 साल तक आप 20,000 कर सकते हैं या करेंगे तो आपको ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत सक्सेसफुली आप पूरा कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप कहेंगे कि मेरे पास अभी तो मैंने शुरू किया है करियर, मेरे और बहुत सारे गोल्स हैं, मैं रिटायरमेंट के लिए 20,000 रुपये नहीं अफोर्ड अभी कर सकता, कोई बात नहीं, आप 10,000 से शुरू करिए। और फिर जैसे आपने एक और टूल बताया स्टेप अप, विच इज़ अ वेरी फैंटास्टिक टूल। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपको आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, तो आप 10,000 की SIP इस गोल के लिए शुरू करिए और वो 10,000 आप एलोकेट कर सकते हैं, चाहे NPS में करें, चाहे किसी यूलिप पेंशन प्लान में करें, चाहे SIP के लिए करें। आप तीनों में डिवाइड करें और प्रति वर्ष उसको 10 से 12% ओनली आप उसको स्टेप अप करते जाएं, तब भी आप अपने गोल को मीट कर सकते हैं। बट ये सब आप एक बहुत ही केयरफुली, कॉन्शियसली और साइंटिफिकली करें, तब मुझे लगता है कि आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी होगी और आपकी जो अभी की पीरियड है, बिकॉज सी प्रशांत जी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग फॉर दैट फार अ गोल, हम ये नहीं चाहते कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज करके जिए। सही बात है। अभी भी हमें हेल्दी, वेल्दी और डिग्निटी के साथ जीना है और बाद में भी जीना है। सो यू कैन वॉट एवर वे सूट्स यू। और अगर फायर जैसा आपके मन में है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जो आजकल के यंगस्टर्स को करना है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन आज ही करनी होगी और उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग शुरू करनी होगी। बिकॉज वरना क्या होगा, आप रिटायर होना चाहते हैं मगर आपके पास वो फंड्स नहीं हैं जिससे आप रिटायर हो सके, तो आप रिटायर नहीं हो सकते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे 70 इयर्स को भी देखा होगा जो अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम करने का रीज़न वो कह तो देते कि भाई हम बिना काम करे करेंगे क्या, हम तो फ्री रह के मन नहीं लगता है, बट एक्चुअली होता है कि उनके पास बहुत कुछ है करने को मगर पैसा नहीं है रिटायर होने को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गोल आप चाहते हैं उसके लिए अगर एक्यूरेट साइंटिफिक प्लानिंग करी तो वो जरूर अचीव कर सकते। चलिए, यानी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मतलब अपने आँख कान खुले रखिए। और ये जो हिस्सा है ना, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, ख़ास तौर पे जो आपने कहा कि रिटायरमेंट के साथ उसके आगे 30 साल वाला जो आपको नज़रिया लेकर चलना है, ये हिस्सा हम आजकल रील और शॉर्ट्स की दुनिया है उस हिस्से में भी डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब आते हैं करियर के अलग अलग स्टेजेस पे, मतलब मिड करियर हो गया, रिटायरमेंट तो हो ही गया, अब इसमें एसेट एलोकेशन होना कैसे चाहिए? जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हमें सारे ही गोल्स को लिस्ट डाउन करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम इनकम शुरू करते हैं, हमारा करियर की शुरुआत पे जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी जो अलग अलग एज जो फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए हम अभी से एसेट एलोकेशन करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा अभी 2 ही साल का है, तो आप उसके जो आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और बहुत फैशनेबल तरीके से होती है, तो आप 5 साल में बच्चा जब प्राइमरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, फिर वो हाई स्कूल में जाएगा, तो वो जो गोल्स है, क्योंकि वो भी रिकरिंग बहुत ज़्यादा आजकल, आपको सॉरी मैं टोकना चाहूँगा, इवन ये भी हो रहा है कि पहले मतलब हम लोग अगर अपने ज़माने की बात करें
तो हमारे पेरेंट्स समझा देते थे कि नहीं बेटा ये चीज़ बाद में लेंगे या नहीं, ये नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं हाल ही में एक फिल्म एक्टर से मिला और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कह रही है कि मेरा फ्रेंड जो है वो फला कार से आता है, हाँ, तो पापा मुझे भी स्कूल फला कार से जाना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि चैलेंजेस रियल मतलब लाइफ। एक एक्टर की जिंदगी में भी इस तरह के हैं। कह रहे मैं हैरान रह गया। हाँ, सो हम जब पढ़ते थे, अब आपके और मेरे एज के जनरेशन या हमने तो फ्री एजुकेशन पाई है बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में। सही बात है। अभी सालाना 2 लाख 3 लाख 5 लाख कोई लिमिट नहीं है। मतलब फीस लग रही है, साथ में आपको ट्यूशन फीस, साथ में बस फीस, तो लाइफस्टाइल भी है। प्लस आपने Education। जैसे बताया गाड़ी। हाँ, सो ये गोल्स जो रिकरिंग है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। आपको उनके लिए अलग एसेट्स रखने हैं। उसके बाद में जब बच्चा 10th के बाद कोई हालांकि अभी आपको पता नहीं है आपका बच्चा का इंटेलेक्ट लेवल कैसा है, उसको पढ़ाई करनी है या और कोई ऑल्टरनेट करियर में जाना है, तो उस सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम लगती है, उसकी तैयारी करनी है। फिर हायर एजुकेशन, और आजकल तो बाहर, देश के बाहर जाके पढ़ने की जो ट्रेंड है, तो आपको जो तैयारी करनी है, तो जितना समय बचा है हर गोल के लिए। और बहुत बहुत टाइम ये भी होगा, आप 30 साल के बंदे की बात कर रहे हैं तो उन्हें शायद अभी शादी भी नहीं हुई है फॉर एग्जांपल। तो जो गोल जितनी दूर है उस हिसाब से हमें एसेट एलोकेशन करना है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके एसेट एलोकेशन में भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज अर्लियर यू स्टार्ट एंड द लॉन्गेस्ट द गोल कैन बी द मोस्ट अग्रेसिव। आप 100% इक्विटी में अग्रेसिव प्लानिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जैसे एज बढ़ती है, आप मिड लाइफ जब आपके गोल्स 10 से 12 साल रह जाते, तभी भी आप इक्विटी में रह सकते हैं, मगर द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी लिटिल मॉडरेट। आप लार्ज कैप्स में जाएंगे, मिड कैप, आप स्मॉल कैप्स में शायद नहीं जाएंगे। सो इस तरह के चेंजेस तो प्रशांत टाइम एंड अगेन करनी ही है। बट रिटायरमेंट की स्पेसिफिकली बात करूँ, ये किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में लॉन्गेस्ट गोल होता है, इसलिए बी मोस्ट अग्रेसिव और सबसे अग्रेसिव फंड्स चुनिए और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो लॉन्गेस्ट गोल में आप मोस्ट रिटर्न्स बना पाएंगे। तो जो रिस्क रिवॉर्ड की जो थियोरी, आप जितना रिस्क उठाएंगे उतना रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट 30 इयर्स आपके एक्यूमुलेशन फेज है। आप अभी पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो अभी आपने 100% इक्विटी जाना है। और जो गोल्स आपके पास में यानी लेस देन 10 इयर्स, लेस देन 5 इयर्स, तो उनके लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल है खासतौर पे रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का, क्योंकि सरकारी नौकरियों में होता ही है कि पेंशन बाकी चीज़ों सुविधाओं के जरिए लोगों को वो रेगुलर इनकम आती है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रिटायरमेंट के बाद वो रेगुलर इनकम में SWP कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और पोर्टफोलियो में क्या कोई बदलाव करने होते हैं? हाँ, सो इसका मैं आपको एक भूमिका बताती हूँ पहले कि हम क्यों SWP को बेस्ट मानते हैं। मान लीजिए आप FD में सारे पैसे डालते हैं, बिकॉज आपको पता है कि रिटायरमेंट के जो नेक्स्ट 30 इयर्स हैं उसमें आपकी इनकम है नहीं, बट आउटगो तो कंटिन्यूस चलेगी। और हमने इन्फ्लेशन की भी बात करी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। रिटायर हो रहे हैं उस दिन 3 लाख रुपए चाहिए, मगर अगले महीने से वो और इन्फ्लेशन से बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए आपने FD में इन्वेस्ट कर दिया और आप एक कॉर्पस के साथ रिटायर हुए हैं। वो कॉर्पस में ही अब आपको अपना सारा जुगाड़ करना है अगले 30 साल का, और FD आपको 7% का रिटर्न देगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ रही 8% से, तो क्या होगा? आपका कैपिटल डिप्रीशिएट होता है, डिप्लीट होता जाएगा, यानी आप तैयारी कर रहे हैं फाइनेंशियली वीक होने की। सो आपको कोई भी ऐसे एक, हालांकि FD बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप सारा पैसा रिस्की प्रोडक्ट्स में लगाएं, आप FD में लगा सकते हैं, बट उसका एक एलोकेशन होगा। अब आप एक ऐसा एवेन्यू चुने जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के में आप या स्टॉक्स में जो भी आप इक्विटी में कर रहे हैं, वो आपको मोर देन इन्फ्लेशन रिटर्न दे रहा है। वो 10% रिटर्न दे रहा है, इन्फ्लेशन 7%, तो 3% आपके बचे जो आपके कैपिटल को ग्रो करवाएंगे, जो आपको 3 लाख प्रति माह से 6 लाख प्रति माह की तैयारी करवाएंगे। सो आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चुनना है, यानी आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बिल्कुल चुनाव कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगी कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस अलग अलग प्रोडक्ट्स में जाना ही चाहिए,
आपने एलोकेशन की बात करी, तो वो बिल्कुल रिवर्स कर देंगे हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपका बिफोर रिटायरमेंट आप 100% इक्विटी में होंगे एक्यूमुलेशन फेज में, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप सिर्फ 30 to 40% इक्विटी में रखेंगे, बाकी आप डेट में रखेंगे, नॉट सो रिस्की प्रोडक्ट्स के अंदर रखेंगे, ताकि आपका कैपिटल भी सेफ रहे। बिकॉज एट द टाइम आफ्टर रिटायरमेंट आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की आपको इनकम की ज़रूरत है और जितनी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की ज़रूरत है। तो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो बिल्कुल चेंज होगा। और SWP एक ऐसा, जो हम सोने की मुर्गी की अंडा देने वाली मुर्गी की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वही है SWP। वो हर महीने एक सोने का अंडा देगी और वो आप उतना ही लेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। आपके कॉर्पस में आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, मगर आपको पर्याप्त 6% है खाली। तो आप 6% के हिसाब से प्रति माह विड्रॉल लेंगे और अपने रोज़मर्रा के खर्चे उससे चलाएंगे। और जब आपको मान लीजिए 10 साल हो गए रिटायरमेंट के, अब 3 लाख से नहीं चल रहा, अब आपको 4 लाख चाहिए, तो तब तक आपका कॉर्पस भी 7 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो जाएगा। तो आप उससे 6% निकालेंगे। दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। सो आपको SWP हर महीने नॉट मोर देन 6% निकालनी है, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। सही बात है। SWP कितनी करनी है ये इंडिविजुअल की चॉइस है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप 5% पर्याप्त है तो बहुत ही अच्छा 5% करिए कि आपका कॉर्पस 10% से बढ़ रहा है और 5% आप निकाल रहे हैं, तो बाकी 5% आपके कैपिटल में इन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो आपकी इन्फ्लेशन को आप बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि नहीं, मुझे तो 8% 10% दे दीजिए, मुझे पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। चलिए, एक ये थॉट भी आ सकता है, मुझे बिल्कुल। पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाना है, आप मेरे को 10% से। तो आप समझ लीजिए प्रशांत जी, 30 साल तो छोड़िए, आपका 10 साल में आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगी, आपकी ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। सो SWP कितनी करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। बिल्कुल। तो अपनी ज़रूरतों को समझ के, अपनी ख़ास तौर पे क्षमताओं को समझ के आपको इसमें आगे बढ़ना है। एक सवाल मेरे मन में आया कि मतलब हम अर्ली रिटायरमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लेट शुरू होने का बैरोमीटर क्या रखेंगे? मतलब कौन सी उम्र है कि ठीक है भाई, इससे ज़्यादा लेट मत करो? सो आई डोंट थिंक वो बैरोमीटर का हम कोई ये कर सकते हैं, ईयर मार्किंग पर। जब जागो तब सवेरा। हाँ। जब आप कह रहे हैं अगर लेट हो ही गया है तो क्या करेंगे, मगर लेट होने के बाद आपको कैलकुलेशन साइंटिफिकली करने की मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और कहाँ कहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो आपने 30 में नहीं शुरू किया तो 35 में तो कर लीजिए, 40 में तो कर लीजिए, क्योंकि तब भी हमारे पास, अगर 40 में किया तो हमारे पास 20 साल का जितना समय रहेगा। हालांकि जो 30 साल में शुरुआत की थी वो अब हमें शायद डबल करनी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग हैज़ टू बी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल फॉर एनी इंडिविजुअल, वो चाहे जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। चलिए, अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे ना, मतलब उनको बड़ी ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। तो सिंपल फ्रेमवर्क अगर हम रिटायरमेंट का एक्यूमुलेशन से लेके विड्रॉल, मतलब हमने अलग अलग पहलुओं की बात की, वो पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। हम बातें कर कर के जार्गन्स लगा के उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जैसे हम कहीं भी सिंपल कहीं जाना होता है, साल के भर के बाद एक ट्रिप लेनी होती है, उसकी प्लानिंग करते हैं ना, कितने पैसे चाहिएंगे, किस मोड से जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग एकदम सिंपली शुरू करें। एक्यूमुलेशन फेज जितना भी समय बचा है, जब भी आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि अभी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, आप ऐसे चुनाव करें प्रोडक्ट्स को जो रिटायरमेंट के लिए बने हों और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे। बी अग्रेसिव ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज। रिटायरमेंट सुनते ही लगता है ना कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, एक्यूमुलेशन में यू बी द मोस्ट अग्रेसिव। और जिस दिन रिटायरमेंट होगा, यानी आप जब भी रिटायरमेंट चाहते हैं, ये आपके हाथ में। अगर पहले से प्लानिंग करेंगे तो हम बॉस हैं, हम प्लान कर सकते हैं हमें कब रिटायरमेंट कर चाहिए। नॉट दैट द कंपनी विल डिसाइड और द गवर्नमेंट विल डिसाइड आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है। और उसके बाद आप उसको इस तरीके से नेविगेट करिए ताकि आपको हर महीने रिटर्न्स आते रहें पैसे के, और इन्फ्लेशन भी उसमें एडजस्ट होता रहे, और आप बहुत डिग्निटी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। मगर उसके साथ साथ ये तो हो गए पैसे के हम लेखा जोखे कर रहे हैं। मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है विल मेकिंग, एस्टेट प्लानिंग,
कि आप अपनी विल यानी अपनी इच्छा से अपना पैसा किस तरीके से छोड़ के जाना चाहते हैं और उसके लिए नॉमिनेशन सही है कि नहीं, बिकॉज बहुत मर्तबा यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो भी एक ध्यान में रखने वाला पहलू है रिटायरमेंट प्लानिंग का। अगर ये सब समय के साथ किया गया तो मुझे लगता है कि वर्किंग ईयर्स से ज़्यादा आप रिटायरमेंट ईयर्स एंजॉय करेंगे। चलिए, और मुझे लगता है कि शायद हमने हर पहलू को कवर कर लिया है और सबको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच पूनम जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे अच्छी बात ये आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आपने नए ज़माने के जो टर्म्स पकड़ लिए हैं और उसके ज़रिए भी लोगों को समझा रही हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की जो सीरीज़ है वो आपके काम आए। आपके मन में अगर फिर भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ हम छूट गया है हमसे, या उसने आप इंडिविजुअल को कैटर नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। हम आगे की चर्चाओं में हम उन सवालों को लेंगे, आपकी उन शंकाओं का समाधान करेंगे। ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन चर्चाएं या पॉडकास्ट हम लेकर आते रहेंगे। मनी गुरुकुल में इस पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.